नमस्कार दर्शकों। वैश्विक महामारी कोरोना से न सिर्फ हमारा देश, हमारे गांव, बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। सभी प्रभावित हैं इससे। कैसे बचा जाए और कैसे लोगों को बचने की ओर प्रेरित किया जाए, यही प्रयास है। फिर वो चाहे सरकारी अमला हो, चाहे स्वैच्छिक सामाजिक संस्थान हो, या फिर हमारा दूरदर्शन ही क्यों ना हो। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो हमारा देश गांव का देश कहा जाता है और गांव हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण भाई बहनों को किस तरह जागरूक किया जा रहा है, कोरोना के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें किस तरह प्रेरित किया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन यापन के लिए क्या क्या खास प्रबंध किए गए हैं, इन सब विषयों की जानकारी लेने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बरेली के मुख्य विकास अधिकारी श्री चंद्रमोहन गर्ग जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। चूँकि मुख्य विकास अधिकारी महोदय हमारे गांव जो हैं हमारे देश की रीढ़ कहे जाते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी हैं, तो सबसे पहले तो हमारे जो ग्रामीण जन हैं उनका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कोरोना एक ऐसा नाम है जो शायद पहली बार पूरी दुनिया में सुना गया और इसने त्राही त्राही मचा रखी है। प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है। अगर किसी को ज़रा सी खांसी भी आती है तो उसके मन में संदेह जाता है कहीं कोरोना का संक्रमण तो नहीं है। अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए क्या प्रयास आपके माध्यम से किए जा रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? जैसे कि आपने बोला कि हमारा जो देश एक कृषि प्रधान देश है जी, और ग्रामीणों में इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारा पूरा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग तत्परता से लगा हुआ है। हमने सभी अपने जितने भी हमारी ग्राम पंचायतें हैं उसमें प्रधानों के माध्यम से, लेखपाल के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से, आशा एएनएम के माध्यम से हर ग्रामवासी के बीच में ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की है कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग क्यों रखनी है, लॉकडाउन का अनुपालन क्यों करना है। और ये प्रयास रेगुलर तरीके से हमारा चल रहा है, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी जी, तब तक बहुत मुश्किल है हमारे लिए ये इंश्योर करना कि हम लोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मैसेज लोगों में पहुंचा सकें और हर इंसान को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकें। जी जी। मुख्य विकास अधिकारी महोदय, इससे पहले कि कोई और बात की जाए, हम आपके माध्यम से ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में कोरोना क्या है और किस तरह का संक्रमण है। जैसे कोरोना वायरस एक फैमिली है वायरस की जो कि बहुत समय से एग्जिस्ट कर रही है। अभी 2019 में जो वायरस डिटेक्ट हुआ है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कर रहा है, उसे कोविड-19 बोला गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये फैलता कैसे है हमें पता हो। जी, तो कोई भी संक्रमित व्यक्ति यदि है जी, और यदि वो खांसता है या छींकता है तो उसके थूक के जो बहुत बारीक कण हैं वो हवा में फैलते हैं। यदि उसकी बगल में कोई इंसान खड़ा है तो श्वास के माध्यम से वो वायरस उसके शरीर में जा सकता है और वो संक्रमित हो सकता है। जी, और दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि वो जो कण हैं यदि वो किसी सरफेस पे गिरते हैं, किसी वस्तु पे गिरते हैं और यदि मैं उस वस्तु को छू लेता हूँ तो वो संक्रमण मेरे हाथ में आ गया। अब इन्हीं हाथों से यदि मैं अपने मुंह को, अपनी नाक को या अपनी आँख को छू लूँगा तो वो संक्रमण मेरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। जी, और यही कारण है कि बताया जाता है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, हम लोग लॉकडाउन फॉलो करें और हम लोग रेगुलरली अपने हाथ धोते रहें या फिर सैनिटाइज करते रहें अपने हाथों को। जी। ये बचाव के तरीके हैं और अगर इन तरीकों को अपनाया जाए तो निश्चित ही हम कोरोना से जो लड़ाई है हमारी, उस लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं। लॉकडाउन, चूँकि एक लंबा समय गुजर चुका है लॉकडाउन का, क्या है लॉकडाउन और इसका अनुपालन करना क्यों ज़रूरी बताया जा रहा है? लॉकडाउन का सिंपल पर्पज़ ये है कि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि सब लोग अपने घर में सुरक्षित रहें और किसी भी जगह पे लोग इकट्ठा ना हों। अब इसका पर्पज़ क्या है वो अगर हम ब्रीफ में समझना चाहें तो ये है कि जैसे कि हमारे सामने बहुत सारे देशों के केसेस सामने हैं। जी, कोरोना वायरस की स्टेजेस हैं। अब पहली स्टेज में कोरोना वायरस जो विदेशों से आए लोग थे केवल उनमें पाया गया। जी, दूसरी स्टेज में जो विदेशों से आए लोग हैं वो या उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनमें। तीसरी स्टेज में वो कम्युनिटी में स्प्रेड होने लगता है। जी, जी, और चौथी स्टेज में वो अनंत रूप से स्प्रेड होता है। जी, जी।
हमारे पास में इटली का एग्ज़ाम्पल है, अमेरिका का एग्ज़ाम्पल है, फ्रांस का एग्ज़ाम्पल है, स्पेन का एग्ज़ाम्पल है। ये लोग समय से लॉकडाउन नहीं कर पाए जी और यही कारण है कि ये कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया जी और आज इतनी ज़्यादा मौतें वहाँ पे हो रही हैं। जी, अनियंत्रित हो गई है स्थिति। बिल्कुल। जी इस मामले में भारत को समझने का मौका मिला, दूसरों की गलतियों से खुद को कैसे बचाया जा सकता है इसका मौका मिला, और बहुत अच्छी चीज़ थी कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय से लॉकडाउन घोषित कर दिया। और यही कारण है कि आज भी इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हम लोग बाकी देशों के मुकाबले बहुत बेटर सिचुएशन में जी हैं। जी जी और ये तभी मेंटेन हो पाएगा जब हम लॉकडाउन का प्रॉपर अनुपालन आगे भी करते रहेंगे। जी बिल्कुल, लॉकडाउन ये ज़रूरत है कोरोना से जंग जीतने की। और अगर हम बात करें माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने एक ऐप भी लॉन्च किया है और ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने फ़ोन में इस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। क्या ऐप है ये और किस तरह का क्या फ़ायदा होना है इससे? ये आरोग्य सेतु ऐप है जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, और ये मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया करके आप सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये ऐप मल्टीपल पर्पस सर्व करने वाली है। अगर आपको कोरोना वायरस से जानकारी चाहिए, अगर आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, अगर आपको ये जानना है कि आपके आसपास परिवेश में कोई कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस है या नहीं है, या अन्य कोई जानकारी, अन्य कोई सूचना, कोई भी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट है, जी तो ये ऐप कोरोना वायरस से हर तरीके से आपको इन्फॉर्म करेगी और आपको अवेयर रखेगी। जी 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 और यही पर्पस है कि सब लोग यदि इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे तो हम लोग कोरोना वायरस से अवेयर भी रहेंगे, और अगर हमारे आसपास कोई केस डिटेक्ट हो रहा है या कोई भी और चीज़ है उसकी भी हमें तुरंत जानकारी भी मिल जाएगी, ताकि हम लोग अपनी सुरक्षा भी कर सकें। जी बिल्कुल, जो आरोग्य सेतु ऐप है इसके विषय में ये तय है कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप है तो आपको अलर्ट मिल जाएगा जैसे ही आप किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसके आसपास भी पहुंचते बिल्कुल। हैं। यही सत्य है। बिल्कुल। मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं। और जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़े संख्या है हमारे लोगों की जो वहाँ रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी हम सब की जिम्मेदारी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने की और उनके स्वास्थ्य की चिंता करने की जिम्मेदारी का निर्वाह बखूबी आपका विभाग, स्वास्थ्य विभाग सब कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ जो ग्राम प्रधान हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। क्या जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई हैं और क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आपके माध्यम से ग्राम प्रधानों के लिए विशेष तौर से? ग्राम प्रधानों के माध्यम से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जितनी ग्राम पंचायतें हैं जी उसमें रेगुलर तौर पे हम लोग साफ़ सफाई कराते रहें और उन एरियाज़ को सैनिटाइज कराते रहें। जी और इसी में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ शुगर मिल्स हैं उनसे भी इसमें हमने मदद ली है, और सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन हम लोगों ने सभी ग्राम पंचायतों को दिलवाया है, ताकि उस सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन को पानी के साथ मिला करके सभी ग्राम पंचायतों में हमारा रेगुलर छिड़काव होता रहे। तो साफ़ सफाई इस समय पे हमारी प्रायोरिटी है कि हम लोग अपनी सारी ग्राम पंचायतों को सैनिटाइज करके रखें। जी। तो इसमें हमारे प्रधान बहुत एक्टिवली हमारी मदद कर रहे हैं, और इसके साथ साथ प्रधान, सेक्रेटरी और लेखपाल के माध्यम से जितनी भी हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की स्कीमें इस समय पे चल रही हैं, उन सभी स्कीमों का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सके, वो भी हमारी इस टाइम पे प्रायोरिटी है। जी, कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ के लोग दूसरे प्रदेशों में, दूसरे ज़िलों में, दूसरे देशों में, यहाँ तक कि विदेशों में भी काम करते हैं, और जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति हमारे देश में बनी, लोगों ने अपने घरों पर आना शुरू कर दिया। तो उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, विशेष तौर से उन ग्राम पंचायतों के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं जहाँ के लोग बाहर काम करते हैं और वो वापस अपने गाँव आ रहे हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमने इसमें ये की है कि हमने हर एक उस व्यक्ति की जी जानकारी इकट्ठी की है जो विदेश से आया है या किसी और प्रदेश से आया है। जी करीब 15,000 से ऊपर का ये डेटाबेस हमारा तैयार है। जी अगला स्टेप हमने इसमें ये किया कि हर ग्राम पंचायत में हमने आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम की टीम बना करके डोर टू डोर सर्वे, काउंसलिंग और हेल्थ ट्रैकिंग कराना शुरू किया।
और ये इंश्योर करने की कोशिश की कि जितने भी लोग बाहर से आए हैं जी उन सब का हेल्थ चेकअप हो जाए, और उसमें से यदि कोई भी सिम्टोमेटिक केस है जी तो उसकी हम लोग सैम्पलिंग करा लें, ताकि समय से केसेस हमारे यहाँ पकड़ में आ जाएं। जी ऐसे करीब 250 से ऊपर लोगों की हमने सैम्पलिंग कराई है, और यही कारण है कि हमारी टीम तत्परता से एक्ट कर रही हैं। इसके साथ साथ हमने 30 मोबाइल मेडिकल टीम्स भी बनाई हुई हैं, अच्छा जिनका रोस्टर बना हुआ है। प्रतिदिन हर मोबाइल मेडिकल टीम 5 गांव कवर करती है। जी इस तरह से एक सप्ताह में हम लोग सारी ग्राम पंचायतें कवर करते हैं, और रेगुलरली ये रोस्टर हमारा चल रहा है। यानी प्रति सप्ताह ये टीमें घूम रही हैं प्रति ग्रामीण सप्ताह क्षेत्रों में? घूम रहे हैं जी और एक टीम में 4 लोग हैं, 2 डॉक्टर्स हैं और 2 उनके हेल्पर्स हैं। जी जी तो वो लोग अपने इंफ्रारेड थर्मोमीटर से, बाकी मैकेनिज्म से भी प्रॉपर चेकअप कर रही हैं, और जो भी संदिग्ध व्यक्ति उन्हें नज़र आ रहा है उसकी सैम्पलिंग उसी दिन करा ले रहे हैं हम लोग, जी। ताकि ये इंश्योर हो जाए कि जितने भी हमारे लोग बाहर से आए हैं सबकी स्क्रीनिंग हो करके सारे डाउटफुल केसेस का हम लोग स्वास्थ्य परीक्षण करा के सैम्पलिंग करा लें। जी। जो आप सैंपलिंग की बात कर रहे हैं, जो आपने 10 टीमें बनाई हैं और ये प्रति सप्ताह प्रत्येक गांव में जा रही हैं, ये सब करने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे महत्वपूर्ण इस समय पे यही है हमारे लिए कि किस तरह से समय से हम लोग केस डिटेक्ट करके पकड़ लें, जी और यदि कोई डाउटफुल केस भी हमें लग रहा है तो उसका भी परीक्षण करके हम लोग सैम्पलिंग करवा लें। जी और यही पर्पस है कि हम लोगों ने हर ग्राम पंचायत में हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम्स लगाई हुई हैं और मेडिकल टीम्स भी लगाई हुई हैं, ताकि सबकी स्क्रीनिंग हो जाएगी। तो एक जो पैनिक ग्राम पंचायतों में फैला हुआ था कि बाहर से आए हुए व्यक्तियों को लेकर के, वो पैनिक लोगों के बीच में कम हो, और दूसरा टाइमली हम लोग केसेस आइडेंटिफाई करके ट्रैक करके ये इंश्योर कर लें कि हमारी ग्राम पंचायतें सेफ हैं। जी। वाकई में बहुत अच्छी पहल है प्रशासन की। प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य का परीक्षण हो सके, विशेष तौर से जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिनके मन में ज़्यादा ही शंका है कहीं वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए हों। वही जिम्मेदारी आप सबकी भी है, प्रत्येक ग्रामीण भाई बहन की ये जिम्मेदारी है, जब भी स्वास्थ्य टीम आपके दरवाजे पर आए, आपके गांव में आए, तो उसे बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दें, ताकि समय पर जो संदेहास्पद स्थिति है कोरोना के संक्रमण की, उसकी परख हो पाए, और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसे उचित इलाज मिल पाए। बिल्कुल। सीडीओ साहब, कुछ क्षेत्रों में क्वारंटीन स्थान भी बनाए गए थे ग्राम पंचायतों को, और जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर बाहर से आए लोगों को रोका गया था। इसके पीछे क्या उद्देश्य था? जितने भी हमारे लोग ट्रैवल करके जा रहे थे, जी तो करीब 515 लोग हमने 6 क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे थे, जी और उसका उद्देश्य यही था कि जो लोग अन्य प्रदेशों के हैं या अन्य ज़िलों के हैं और जो अटक गए हैं, जी तो हम लोग उनको 14 डेज़ तक अपने क्वारंटाइन सेंटर्स में रखें, उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा लें। एक बार उनका ये समय अवधि पूरा हो जाए, उसके बाद हमने 446 लोगों को कल बसों से उनके घर तक रवाना भी कर दिया है, ताकि वो लोग सुरक्षित अपने घर तक पहुंच भी जाएं। निश्चित ही बड़ी मानवीय पहल है। क्वारंटीन करने की बात लगातार कही जाती है, ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही क्लिष्ट लगता है। अगर स्पष्ट शब्दों में हमारे दर्शक भाई जानना चाहें, क्वारंटीन करने की बात क्यों कही जा रही है, क्वारंटीन करना है क्या? ये क्वारंटीन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप दूसरों से, इनफैक्ट अपने परिवार के अन्य सदस्यों से संपर्क में ना आएं। जी जी ये आपकी खुद की, आपके परिवार की, आपके गांव की, आपके समाज की भलाई के लिए ये पहल की गई है। जी जी कोई भी व्यक्ति यदि विदेश से आया है, कोई भी व्यक्ति अन्य प्रदेश से आया है, कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी कॉन्टैक्ट के जानकारी में आया है, जी ऐसे सभी लोगों को क्वारंटाइन करना ज़रूरी है, ताकि उनका, उनके परिवार का और समाज का हम लोग बचाव कर पाएँ। जी। यानी सामाजिक दूरी का ही एक अंग है क्वारंटीन करना। अगर संभावित संक्रमित व्यक्ति है तो उसको अलग रख दिया जाता है, वही क्वारंटीन करने की व्यवस्था है। सीडीओ साहब, चूँकि हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार, सबका एक ही लक्ष्य है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, फिर वो चाहे शहर में हो या फिर गांव में ही क्यों ना हो। और इसके लिए राशन वितरण के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई हैं। अगर हम बरेली क्षेत्र की बात करना चाहें, जानना चाहें आपसे कि क्या व्यवस्था है बरेली में, कैसे लोगों तक राशन पहुंचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? इस संकट के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज़
जी जो चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, सबकी यही चिंता है कि कोई भी गरीब भूखा ना रह जाए। जी इसके लिए केंद्र सरकार भी फ्री का राशन दे रही है। हमारी राज्य सरकार भी जितने भी हमारे अंत्योदय मनरेगा श्रमिक हैं, लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, पात्र गृहस्थी वाले हैं, इन सबको राशन वितरण किया जा रहा है। यदि इसके अलावा भी कोई भी व्यक्ति ऐसा जो कि पात्र है, जिसको राशन नहीं मिल रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में वो कॉल कर देगा, जी तो उसके घर तक राशन की डिलीवरी भी हम लोग करना सुनिश्चित कर रहे हैं। जी जी और इसके अलावा हम लोग करीब 25 कम्युनिटी किचन भी चला रहे हैं, जी जिसमें करीब 15,000 लोगों को रोज़ भोजन दिया जा रहा भोजन दिया जा रहा है। है। जी जी तो ये हमारी प्राथमिकता है कि हर गरीब व्यक्ति तक राशन पहुंच सके या उसे कुक्ड मील दिया जा सके, ताकि कोई भी भूखा ना रह जाए इस संकट के समय पे। जी बिल्कुल। तो अगर किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं है, उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उसे सरकारी राशन नहीं मिल पाएगा। निःशुल्क राशन वितरण का जो कार्य चल रहा है वो उस तक नहीं पहुंचेगा। इस विषय की चिंता न करें। जैसा कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने बताया है, सरकार को आप सबकी चिंता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास राशन या भोजन पहुंचाने के लिए सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। आपने कंट्रोल रूम की बात की, कोई ऐसे नंबर्स भी होंगे जिन नंबरों पर फ़ोन करके व्यक्ति जो है वो अपनी बात कह सके, या उसको अगर कोई तकलीफ़ है या राशन ही उस तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसके विषय में अपनी गुहार लगा सके? मैं कुछ कंट्रोल नंबर्स आपके माध्यम से शेयर भी करना चाहूँगा। जी यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई समस्या है, जी तो हम लोगों ने 3 हेल्पलाइन नंबर्स 24/7 अपने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में सुचारू कर रखे हैं। जी जी कोई भी व्यक्ति उसमें कॉल करके किसी भी तरीके की कंप्लेंट करेगा, तो हम एक टाइम बाउंड मैनर में उन सब कंप्लेंट्स का निस्तारण सुनिश्चित करा रहे हैं। जी उसमें से नंबर मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का हमारा नंबर है 0581 242 8914, और दूसरा नंबर है 25111021। यहाँ पे 24/7 हमारा स्टाफ बैठ रहा है, जी और हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितनी भी कंप्लेंट्स आएँ उनका 100% निस्तारण हम लोग कराएं, चाहे वो राशन से संबंधित हो, चाहे वो सफाई से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई और कंप्लेंट हो। जी 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 इसके अलावा भी हमने ब्लैक मार्केटिंग के लिए, सप्लाई के लिए कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, हेल्थ का अलग से कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जी पंचायत का अलग से कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जी और नगर निगम का भी कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। जी जी उनके भी अलग से नंबर्स हम लोगों ने जारी कर रखे हैं। जी। कोई भी समस्या हो इनसे रिलेटेड तो ये लोग सीधा भी कॉल कर सकते हैं इन हेल्पलाइन नंबर्स पे, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भी कॉल कर सकते हैं। जी जी कुछ आर्थिक सहायता भी सरकार ने देने की बात कही है और दी जा रही है लोगों को। कौन लोग हैं जो आर्थिक सहायता के पात्र हैं, और पात्र लोगों तक ये आर्थिक सहायता किस तरह पहुंचा रहे हैं? सरकार की यही कोशिश है कि जो भी हमारा गरीब तबका है, जी और इस समय क्योंकि काम नहीं कर पा रहे हैं और जो डेली वेजेस हैं, कैसे हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि उन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सके। जी इसके लिए जितने भी हमारे लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, जी उन सब के अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। जी ऐसे ही नगर निगम क्षेत्र में जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, इन सब के भी अकाउंट में 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। जी साथ ही साथ शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में ऐसे कोई भी व्यक्ति जो सरकारी लाभ नहीं पा रहे हैं, जी जिनके पास आय का स्रोत नहीं है, जी इनका चिन्हीकरण हम लोग अपने लेखपालों के माध्यम से, सेक्रेटरी के माध्यम से करा करके सूची हम लोगों ने बनाई हुई है। करीब 5000 ऐसे व्यक्ति को भी हमने 1000 रुपये का लाभ दिया है। जी तो सरकार की यही मंशा है कि इस समय जितने डेली लेबरर्स, वेजर्स हमारे हैं, जो किसी न किसी रूप से अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं पा रहे हैं, उसे कैसे सरकार असिस्ट कर सकती है। जी उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो उन लोगों को चिंता करने की आवश्यकता शायद नहीं है जिन लोगों का पंजीकरण श्रम विभाग में नहीं है, जो गैर पंजीकृत लोग हैं और जिनकी आय का कोई साधन नहीं है। जैसा कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने बताया है कि उन लोगों को भी चिन्हीकृत किया जा रहा है और उनके खाते में धनराशि भी भेजी जा रही है। बिल्कुल। इसके अलावा मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हमारे समाज में कुछ वृद्ध महिलाएं हैं, कुछ विधवा महिलाएं हैं,
और कुछ ऐसे असहाय लोग हैं जिनको पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है, उनके लिए क्या खास इंतजाम इन दिनों किए गए हैं? जितने भी ऐसे हमारे पात्र लोग हैं जी। जो कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और अन्य पेंशनों का लाभ पाते हैं, जी इन सभी के अकाउंट में अप्रैल माह के पहले हफ्ते में ही अग्रिम धनराशि इन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है, जी। ताकि किसी को भी किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। जी जी तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप हमारे गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। जी, प्रयास यही है कि समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी भी समस्या से ग्रस्त ना हो, फिर चाहे वो उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हो, चाहे भोजन की समस्या हो या फिर आर्थिक मदद की ही क्यों ना हो। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम सब इसका सदुपयोग करें और सरकार के बताए हुए जो तरीके हैं, विशेष तौर से कोरोना जैसे संकट से लड़ने के लिए जो सुझाव दिए जा रहे हैं, उनका पालन करते हुए हम ये लड़ाई लड़ें। मुख्य विकास अधिकारी महोदय, चूँकि इन दिनों फसल तैयार है, किसान भाई कटाई का कार्य कर रहे हैं, मड़ाई का कार्य भी कर रहे हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्वतः ही कर रहे हैं। आप क्या विशेष बात बताना चाहेंगे, क्या खास बात उन लोगों से कहना चाहेंगे जो किसान भाई इस समय अपने खेतों में काम कर रहे हैं या जो फसलों का निस्तारण कर रहे हैं? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे किसान भाई इस समय पे अपनी खेती में काम कर रहे हैं, चाहे कटाई हो चाहे कोई और कार्य कर रहे हों, आप लोग कृपया ये ज़रूर इंश्योर करें कि अपनी सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर अनुपालन करें। साथ ही साथ अगर बाहर निकल रहे हैं खेती के कार्य के लिए तो मास्क ज़रूर लगाएं और ये हमारी कोशिश रहे कि हम लोग बिना किसी कारण के किसी ऐसे व्यक्ति को साथ में ना लेके जाएं जिसकी आवश्यकता ना हो। जितनी आवश्यकता हो उसी हिसाब से, चाहे समय ब्रेक करके हम लोग करें कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा लोग एक साथ हमारे बाहर निकलें। जी तो इन चीज़ों का हमें स्वयं ही ध्यान रखना पड़ेगा ताकि कृषि कार्य भी ना बाधित हो और साथ ही साथ जो लॉकडाउन हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की या सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंश्योर करने की, उसका भी अनुपालन सुनिश्चित हो सके। जी, जहाँ एक और लॉकडाउन जैसी व्यवस्था है, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, वहीं मुख्य विकास अधिकारी महोदय खेतों में जो तैयार अनाज है, उस अनाज का पूरा भंडारित करना शायद संभव नहीं होता प्रत्येक किसान के लिए। उसकी बिक्री के लिए भी सरकारी खरीद केंद्र खोले गए हैं। वहीं कुछ ऐसे उत्पाद भी होते हैं जो नियमित रूप से प्रतिदिन मंडी तक लाने ले जाने होते हैं। ऐसे में कई बार किसान भाइयों के मन में ये डर रहता है, कहीं कोई रास्ते में रोकेगा, कहीं कोई परेशान तो नहीं करेगा, इस कई तरह की शंकाएं रहती हैं। उन किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे आप जो अपना उत्पादन लेकर के रोज़ाना मंडी आते हैं उसकी बिक्री के उद्देश्य से, या फिर जो किसान भाई अपने कृषि उत्पादों को सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचने के लिए ले जा रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये सरकार की और प्रशासन की खुद भी प्राथमिकता है कि जिन किसान भाइयों की अनाज तैयार है तो क्रय केंद्र हमारे फंक्शनल हो चुके हैं, तो क्रय केंद्र पे जाकर के वो बिक्री करें जी। और जो भी फल सब्ज़ी जो इनको सप्लाई करनी है उसमें भी सरकार द्वारा कोई रोक नहीं लगाई हुई है। बस पर्पज़ यही है कि कैसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग, अपनी प्रोटेक्शन और दूसरों की प्रोटेक्शन इंश्योर कर सकें। जी। तो जो भी गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशंस इनको दी हुई हैं, उन रिलैक्सेशंस का फॉलो करते हुए, जो गाइडलाइंस दी हुई हैं उनको फॉलो करते हुए ये इंश्योर ज़रूर कर लें कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ज़रूर ये लगा करके ही सब कार्य करें। जी बिल्कुल, सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, अपने नाक और मुंह को ढक कर रखें। इसके अलावा अगर कृषि उत्पाद या अपना कोई भी सामान बिक्री के लिए ले जा रहे हैं तो जो जोत बही है या जो खसरा खतौनी है उसकी एक प्रति रख सकते हैं। साथ ही आधार कार्ड की कॉपी भी ज़रूर अपने पास रखें, क्योंकि ये जो समय है आजकल का मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बहुत ही ऐसा समय है, बहुत ही चिंताजनक समय है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को सूझबूझ से काम करना है। क्या संदेश है आपका हमारे दर्शकों के लिए, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, अच्छा, आप सभी लोगों से मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि ये लड़ाई आपकी, मेरी, हम सबकी है और अब हम सबको ही इसमें सक्रिय रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। आप कैसे अपना रोल इसके अंदर प्ले कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कृपया करके आप लोग लॉकडाउन का अनुपालन पूरी तरह से करें। यदि किसी अपरिहार्य सिचुएशन में
आपको बाहर निकलना भी पड़े तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन ज़रूर करें, मास्क ज़रूर लगाएं, एक सजग और सक्रिय नागरिक का रोल प्ले करें। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको संदिग्ध लग रहा है या कोई किसी डायरेक्ट पॉजिटिव कांटेक्ट के संपर्क में आया है तो उसकी सूचना ज़िला प्रशासन को ज़रूर दें। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं जो फील्ड पे निकल के आपकी हेल्थ, आपको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए निकल रहे हैं, कृपया करके उनका हम सभी लोग सम्मान करें और उनका कोऑपरेशन करें ताकि मिल करके हम इस लड़ाई में लड़ सकें और इंश्योर कर सकें कि मिनिमलिस्टिक इम्पैक्ट हो कोरोना का और हमारा देश, हमारे देशवासी इसके अंदर कोरोना की लड़ाई को लड़के जीत सकें। धन्यवाद जी बिल्कुल, अगर कोरोना से जंग हमें जीतनी है तो जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना होगा। इसके अलावा जो कोरोना वॉरियर्स हैं जो हम सबकी सेवा में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य को लेकर कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित ना हो, सभी सुरक्षित रहें, सभी स्वस्थ रहें, वो सम्मान के पात्र हैं, उनका उत्साहवर्धन हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए जो सरकारी तैयारियां हैं, जो लोगों तक सरकारी सेवाएं सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, उनके विषय में विस्तार से जानकारी दी। आपके स्टूडियो आने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।